हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम 4 यूनिट सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेमेस्टर 3 भूगोल प्रैक्टिकल फाइल की जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो लास्ट यूनिट है आपकी, ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है, इसको हम ग्राउंड में सर्वे करके भी देखेंगे, क्योंकि इसके भी अलग से मार्क्स हैं आपके ग्राउंड में। जो आपको प्लेन टेबल सर्वे करना होगा, उस प्लेन टेबल सर्वे के अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये थ्योरेटिकल पार्ट भी है, और थ्योरेटिकल पार्ट में हम आपकी जो फाइल है उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम जानेंगे कि क्या समपटल सर्वेक्षण क्या होता है, कौन कौन से उपकरण इसमें उपयोग में लिए जाते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है। ये सारी चर्चाएं हम इस थ्योरेटिकल पार्ट यूनिट 5 में करेंगे। इसके पहले वाली जो 4 यूनिट्स हैं, उन चारों यूनिट्स को आप कंप्लीट कर लें, अपनी फाइल में लिख लें। जहाँ कहीं भी आपको त्रुटि लगे मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको सही करवा दूँगा। ठीक है, तो ये जो समपटल सर्वेक्षण वाली यूनिट है, इस समपटल सर्वेक्षण यानी कि प्लेन टेबल सर्वे को हम ग्राउंड में वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली भी इसको करेंगे। ठीक है, वहाँ हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बड़े सरल तरीके से इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, तो उसको हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट 5, समपटल सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वे। तो प्रश्न संख्या 1 है, समपटल सर्वेक्षण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है समपटल सर्वेक्षण। समपटल सर्वेक्षण अर्थात प्लेन टेबल सर्वे एक लोकप्रिय और सुगम सर्वेक्षण का माध्यम है। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण के साथ ही मानचित्र भी तैयार हो जाता है। इसमें सर्वेक्षण कार्य एक समपटल यानी कि प्लेन टेबल पर किया जाता है, अतः इसे समपटल सर्वेक्षण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, समपटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के नाम लिखें। यहाँ आप उपकरणों के नाम लिखें, और ये उपकरण मैं आपको जब प्लेन टेबल सर्वे करवाऊँगा तब और विस्तार से समझाऊँगा। आपको वास्तविक रूप से हाथों में लेकर आप ये उपकरण देखेंगे, जानेंगे, इनका उपयोग कैसे होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम केवल नाम लिखेंगे इनके। समपटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरण, पहला है ड्राइंग बोर्ड और त्रिपाद स्टैंड, दोनों अलग अलग है। ड्राइंग बोर्ड अलग है और त्रिपाद स्टैंड अलग है। दूसरा है एलिडेड या दृष्टक। तीसरा है ट्रफ कंपास। चौथा है स्पिरिट लेवल। पांचवा है साउल पिंड युक्त चिमटा। छठा है फीता। सातवां है सर्वेक्षण दंड। और आठवां है ड्राइंग के सामान, जो कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के हैं। पेन, पेंसिल, रबर कटर वगैरह जो भी है, वो ड्राइंग के सामान भी इसमें यूज होते हैं। ठीक है, ये उपकरण मैं आपको बताऊंगा, प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा जब हम सर्वे करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। ड्राइंग बोर्ड एवं त्रिपाद स्टैंड क्या है, इसका उपयोग स्पष्ट करें। इसका उत्तर है ड्राइंग बोर्ड एवं त्रिपाद स्टैंड। ड्राइंग बोर्ड एक प्रकार की समतल टेबल है जिसे त्रिपाद स्टैंड पर कसा जाता है, और इसी पर ड्राइंग शीट लगाकर सर्वेक्षण के समय संपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, स्पिरिट लेवल किस काम आता है? इसका उत्तर है स्पिरिट लेवल इसे टेबल को समतल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें द्रव्य पदार्थ तथा हवा का बुलबुला होता है। जब यह बुलबुला
दो निशानों के मध्य आ जाता है तो टेबल समतल हो जाती है। जब हम सर्वेक्षण करेंगे तब उस समय हम देखेंगे कि किस तरह से स्पिरिट लेवल को यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें स्पिरिट भरा हुआ रहता है या एल्कोहल भरा हुआ रहता है। ठीक है, स्पिरिट एल्कोहल ही होता है लगभग। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, सर्वेक्षण दंडों में अलग अलग रंग क्यों दिए जाते हैं? इसका उत्तर है सर्वेक्षण दंड। देखिए, क्षेत्र में किसी भी स्टेशन की सही अवस्थिति देखने हेतु इसका उपयोग होता है। यह दंड 8 से 10 फीट लंबा होता है तथा 1-1 फुट पर लाल सफ़ेद या काली सफ़ेद पट्टियों से रंगा होता है। इन पट्टियों की मदद से यह दूर से ही दृष्टिगत रहता है, यानी कि दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए इसमें अलग अलग रंग दिए जाते हैं ताकि हमें जब ऑब्जेक्ट देखें हम तो ऑब्जेक्ट को देखने में हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें सर्वेक्षण दंड आसानी से दिखाई दें। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, लेवलिंग से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है त्रिपाद स्टैंड पर ड्राइंग बोर्ड रखने के पश्चात अर्थात समपटल करने के बाद स्पिरिट लेवल की सहायता से टेबल को समतल किया जाता है। जब स्पिरिट लेवल में बुलबुला दो स्थानों के मध्य आ जाता है तो टेबल समतल हो जाती है। इसी प्रक्रिया को लेवलिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि टेबल को समतल करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है और उसको अलग अलग कोनों पर रखकर जब बुलबुला बीच में आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि टेबल लेवल हो चुकी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए आंसर इसका, केंद्रीकरण टेबल को सेट करने के पश्चात सौल पिंड युक्त चिमटे की सहायता से केंद्रीकरण किया जाता है। साहुल चिमटा का आगे का नोक जहाँ होता है वहाँ एक आलपिन गाड़ दी जाती है। यह ड्राइंग शीट का केंद्र होगा जहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरियाँ खींची जाएगी। साउल पिंड को आलपिन की सिद में स्वतंत्र लटकाया जाएगा। वह जहाँ स्थिर हो जाएगा वहाँ निशान करके पिन गाड़ दी जाएगी जहाँ से वास्तविक दूरियाँ मापी जाएगी, यानी कि धरातलीय दूरियाँ मापी जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, ट्रफ कंपास क्या है? इसका चित्र बनाएं और उपयोग बताएं। ठीक है, दो ड्राइंग शीट है आपकी इस यूनिट में, तो उन दो ड्राइंग शीट पर आपको एक ड्राइंग शीट पर तो ट्रफ कंपास का डायग्राम बनाना है और दूसरे ड्राइंग शीट पर आपको जो एलिडेड है उसका डायग्राम बनाना है। मैंने भी दिया हुआ है यहाँ पर डायग्राम, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले देखें ट्रफ कंपास होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। ट्रफ कंपास, इसका उपयोग उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह एक आयताकार डिबिया होती है जिसके मध्य चुंबकीय सुई लगी होती है जो चुंबकीय उत्तर को इंगित करती है। उत्तर दिशा ज्ञात करते समय ट्रफ कंपास को सीट के दाएं कोने पर रखा जाता है। सुई जब मध्य में स्थिर हो जाती है तो स्क्रू कस दिया जाता है और पेन या पेंसिल की सहायता से उत्तर दिशा अंकित कर दी जाती है। उत्तर दिशा ज्ञात करते समय लोहे के उपकरणों को दूर रखा जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय सुई लगी होती है और चुंबकीय सुई जो है वो लोहे के उपकरणों की ओर आकर्षित होती है। इसलिए लोहे के जो उपकरण है उसको ट्रफ कंपास से हम दूर रखेंगे जब हम नॉर्थ या चुंबकीय उत्तर ज्ञात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ। ये ट्रफ कंपास का डायग्राम है। ये अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये ट्रफ कंपास का डायग्राम है। इसमें ये जो बीच में है ये चुंबकीय सुई है। ठीक है, जिससे हम चुंबकीय उत्तर ज्ञात करते हैं। बीच में इसकी धुरी होती है जिस पर ये स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई रहती है। ठीक है, जब ये 0 से 0 के मध्य में आ जाती है बिल्कुल, ठीक है,
तब हम मान लेते हैं कि चुंबकीय उत्तर हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अपनी शीट पर बना लें, अच्छे से बनाएं। ठीक है, आपकी फाइल में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से बनाना चाहें तो वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, एलिडेड। अब देखो, हाँ, इसको पहले उत्तर को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, क्यों मैंने समझाया था ना अभी, क्योंकि ट्रप कंपास की चुंबकीय सुई लोहे की तरफ आकर्षित होती है, इस दिशा में सही उत्तर दिशा ज्ञात नहीं हो पाती, इसलिए इसको लोहे के उपकरणों इससे लोहे के उपकरणों को दूर रखा जाता है। ठीक है, हाँ, चित्र आपको ड्राइंग शीट पर बनाना ही है, ये नोट लिखना नहीं है आपको फाइल में, बस डायग्राम बनाना है आपको ड्राइंग शीट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9। एलिडेड या दृष्टक की बनावट व उपयोगिता बतलाते हुए इसका रेखा चित्र बनाइए। तो पहले इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। एलिडेड या दृष्टक, यह मजबूत लकड़ी अथवा धातु का बना स्केल जैसा होता है। हालांकि जो अपने पास है वो एलिडेड धातु का बना हुआ है, लकड़ी का नहीं है अपने पास। ठीक है, धातु का बना स्केल होता है, इसके दोनों सिरों पर फलक होते हैं, एक को दृष्टि फलक आई वेन और दूसरे को लक्ष्य फलक ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। दृष्टि फलक के बीच एक झिर्री होती है जिससे लक्ष्य को देखा जाता है, जबकि लक्ष्य फलक के मध्य एक धागा होता है। प्रेक्षण के दौरान लक्ष्य फलक का धागा और दृष्टि फलक की झिर्री एक छिद्र में होनी चाहिए। एलिडेड का एक किनारा प्रवणित होता है, यानी कि जिस पर स्केल अंकित होता है, जिसे कार्यकारी किनारा वर्किंग एज भी कहते हैं। इसी के सहारे लक्ष्य की ओर किरण या रेखा खींची जाती है। और इसका जो डायग्राम है वो भी ड्राइंग शीट पर है, वो भी देख लें आप। ट्रप कंपास के बाद वाला जो डायग्राम है, ये तो ट्रप कंपास है, इसके बाद वाला जो डायग्राम है वो आपका एलिडेड का है। ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये एलिडेड का है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी फ़ाइल से बना सकते हैं, आपकी फ़ाइल में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसमें भी दो फलक दे रखे हैं। ठीक है, एक तो लक्ष्य फलक है ये इधर का, जिसमें एक झिरी होती है, सॉरी धागा होता है। ठीक है, उस झिरी में धागा होता है। उधर नेक्स्ट फलक होता है इसका आइवेन नेत्र फलक, जिसमें अवलोकन छिद्र होते हैं। ठीक है, हिंज होता है जिसको नीचे ऊपर करने के काम आता है। और ये जो इधर स्केल अंकित है, कार्यकारी किनारा, इधर स्केल होती है और इसी के सहारे हम दूरियां खींचते हैं, दूरियां मापते हैं। ठीक है, सारा कार्य इसी किनारे के सहारे किया जाता है, दूसरे किनारे के सहारे कोई भी कार्य इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लें या स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वापस प्रश्न संख्या 10 पर। ये आपका ट्रप कंपास रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे डायग्राम है, दोनों शानदार है, आप अच्छे से बनाएं इनको, ऐसे कैसे सेम टू सेम बनाना है आपको। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 10। समपटल सर्वेक्षण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं का क्रमबद्ध रूप में वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 10। समपटल सर्वेक्षण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं। समपटल सर्वेक्षण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं, पहली क्रिया देखो, आवीक्षण रेखाचित्र। क्षेत्र के आवश्यक विवरणों एवं स्टेशनों का चयन करने के बाद उनकी अनुमानित स्थितियों को आवीक्षण रेखाचित्रों में रूढ़ चित्रों के द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्लेन टेबल का स्थापन। त्रिपाद स्टैंड पर कसकर प्लेन टेबल को क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर सीने के बराबर ऊंचाई में स्थापित करते हैं और इसमें कई सारे कार्य करने पड़ते हैं अपने को। पहला जो है वह है प्लेन टेबल को समतल करना। स्पिरिट लेवल के सहायता से प्लेन टेबल को समतल किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, यही उत्तर है आगे भी। ठीक है, बीच में दो डायग्राम है, वो डायग्राम इसके नहीं है, ये ध्यान रखना, वो डायग्राम ट्रप कंपास है। ठीक है,
ये जो ट्रप कंपास है ये इसका डायग्राम नहीं है, प्रश्न संख्या 10 का नहीं है, प्रश्न संख्या 8 का है। ठीक है। और ये जो डायग्राम है स्पिरिट लेवल, ये प्रश्न संख्या 9 का डायग्राम है, 10 का नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 का डायग्राम है यह। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 का पूरा उत्तर आगे ये यहाँ से, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर यहाँ से है वापिस। हाँ, तो हमने समपटल लेवल कर लिया। ठीक है। अब केंद्रण करना है अपने को। आरेख पट में साउल कांटा लगाकर कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल से अंकित करके आलपिन गाड़ देते हैं और उस जगह पर अपना केंद्रण हो जाता है। तीसरी प्रक्रिया टेबल स्थापन में पूर्वाभिमुखीकरण। आरेख पट पर अंकित रेखाओं को धरातल की तदनुरूपी कल्पित रेखाओं के समांतर रखने की क्रिया को पूर्वाभिमुखीकरण कहते हैं। दो तरह से होता है पूर्वाभिमुखीकरण, एक तो ट्रफ कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण और दूसरा यानी कि बी, ए और बी, पश्च दृष्टिपात के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण। ठीक है। तीसरी जो स्टेप है वो है किरणें खींचना। विकिरण विधि में लक्ष्य और केंद्र के मध्य किरणें खींची जाती है। और फोर्थ है प्लान को पूर्ण करना। सर्वेक्षण समाप्त होने के पश्चात नीचे उसकी मापनी, ऊपर क्षेत्र का नाम व कोष्ठक में सर्वेक्षण की विधि का नाम लिख देना आवश्यक है। ठीक है। ये प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर समाप्त होता है। अब प्रश्न संख्या 11, आधार रेखा किसे कहते हैं? आंसर देखिए इसका, आधार रेखा यानी कि बेसलाइन। प्रतिछेदन विधि में जिन दो सर्वेक्षण स्टेशनों से किरणें खींची जाती है उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा को आधार रेखा यानी कि बेसलाइन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, दिशा निर्धारित ओरिएंटेशन और पुनः दिशा निर्धारित करने रीओरिएंटेशन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर देखिए, क्षेत्र निरीक्षण तथा कच्चा मानचित्र तैयार करने के पश्चात आधार रेखा के एक बिंदु ए पर प्लेन टेबल सेट की जाती है। दिशा निश्चित करने की प्रक्रिया में एलिडेट को इस तरह घुमाएं कि लक्ष्य बी दिखाई देने लगे। इस प्रक्रिया को दिशा निश्चित करना कहते हैं। अब स्टेशन बी पर टेबल को सेट करने हेतु पुनः वही क्रियाएं दोहराएं तथा ए बी आधार रेखा के सहारे एलिडेट को रखकर स्क्रू को ढीलाकर इस प्रकार घुमाएं कि ये स्टेशन दिखाई देने लगे। इस प्रक्रिया को पुनः दिशा निर्धारण कहते हैं। ये प्रश्न संख्या 12 समाप्त। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, समपटल सर्वेक्षण की विधियों के नाम लिखो तथा उनकी प्रक्रिया समझाइए। तो समपटल सर्वेक्षण की दो प्रचलित विधियां हैं। पहली है विकिरण विधि जिसको हम रेडिएशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरी है प्रतिछेदन विधि जिसको हम इंटरसेक्शन मेथड भी कहते हैं। तो पहले हम विकिरण विधि के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। विकिरण विधि में जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है उसके मध्य एक केंद्र निर्धारित किया जाता है। इस केंद्र पर त्रिपाद पर ड्राइंग बोर्ड कसकर टेबल सेट की जाती है तथा उस पर ड्राइंग शीट पिन से लगाई जाती है। इसके पश्चात क्रम से लेवल किया जाता है, उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है, केंद्रीकरण किया जाता है तथा निर्धारित लक्ष्यों को एलईडी से देखकर किरणें डाली जाती है। लक्ष्यों की दूरी टेबल के नीचे स्थित निश्चित केंद्र से फीते की सहायता से नापकर रेखा पर लिख दिया जाता है। यह कार्य पूर्ण होने पर मापक यानी कि स्केल के अनुसार लक्ष्य अंकित कर मानचित्र तैयार किया जाता है। शीट के ऊपरी दाहिने सिरे पर उत्तर दिशा अंकित करें। शीट के नीचे दाहिने सिरे पर मापक यानी कि स्केल बनाएं। प्रदर्शक भिन्न भी लिखें और निचले बाएं सिरे पर संकेत इंडेक्स अंकित करें।
शीट के ऊपर मध्य में क्षेत्र का नाम व विधि का नाम लिखें। ठीक है, तो इस तरह से विकिरण विधि में सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो नाम लिखना और मापक बनाना, प्रदर्शक भिन्न लिखना, इंडेक्स बनाना, ठीक है, ये दोनों विधियों में सेम होता है सारा काम। बस जो मानचित्र है वो दोनों मेथड में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी विधि प्रतिच्छेदन विधि, इंटरसेक्शन मेथड। इस विधि में क्षेत्र निरीक्षण तथा कच्चा मानचित्र तैयार करने के पश्चात आधार रेखा के एक बिंदु ए पर प्लेन टेबल सेट की जाती है। इसके लिए निम्न क्रियाएं की जाती है: केंद्रीकरण, लेवलिंग तथा दिशा निश्चित करना। दिशा निश्चित करने की प्रक्रिया में एलिडेट को इस तरह घुमाएं कि लक्ष्य भी दिखाई देने लगे, तब लेवल को पुनः कस दें। इसके पश्चात ट्रफ कंपास की सहायता से उत्तर दिशा अंकित करते हैं। यह संपूर्ण कार्य होने पर किरणें खींचने का कार्य प्रारंभ होता है। यह पहले आधार रेखा के ए स्टेशन से करना है। एलिडेट को ए बिंदु से सटाकर लक्ष्य देखना है और किरण अंकित करना है। इस प्रकार सभी चयनित लक्ष्यों की किरणों को खींचना है। अब टेबल को बी स्टेशन पर सेट करने हेतु पुनः वही क्रियाएं दोहराना है तथा ए बी आधार रेखा के सहारे एलिडेट को रखकर स्क्रू को ढीला कर इस प्रकार घुमाएं कि ये स्टेशन दृष्टिगोचर होने लगे, यानी कि दिखाई देने लगे। इसी के साथ ट्रफ कंपास को पूर्व अंकित रेखाओं के बीच में रखकर यह देखें कि यह सही उत्तर दिशा दर्शा रहा है। बी स्टेशन पर से अब पूर्ववत सजी लक्ष्य बिंदुओं की किरणें खींचिए, जहां से पूर्व रेखा को काटेगी वही लक्ष्य बिंदु होगा। इस प्रकार सभी लक्ष्य बिंदुओं की स्थिति अंकित की जाएगी। इसके पश्चात मानचित्र तैयार करना है। आधार रेखा के अतिरिक्त सभी अन्य रेखाओं को मिटा देना है। अंत में शीर्षक सर्वेक्षण विधि, उत्तर दिशा, मापक, संकेत अंकित करें। इस प्रकार क्षेत्र का मानचित्र तैयार हो जाएगा। अब देखो ये सारी क्रियाएं लिखने में तो हम लिख लेंगे, लेकिन समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के दौरान हम इन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। हर एक प्रक्रिया को शुरू से दोहराते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू से समपटल सर्वेक्षण जब हम करते हैं तो उसमें हर एक लेवल को देखते जाते हैं। पहले अवस्था में क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, तीसरे में क्या करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर करते चले जाते हैं और वो समपटल सर्वेक्षण की सारी क्रियाविधि हमारे माइंड में सेट हो जाती है। थ्योरी में क्या है कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ पाती है। जब फील्ड में हम ये सर्वे करते हैं तो बड़ी आसानी से हम इसको समझ पाते हैं। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं प्लेन टेबल सर्वे का जो वीडियो है वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अगर संभव हो सका तो। बाकी अगर संभव नहीं हो सका तो फिर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे पास पढ़ते हैं, उनको मैं सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से समझा पाऊँगा। बाकी जो विद्यार्थी अन्य जगहों से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी भी अगर चाहें तो मुझसे ये चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं कैसे क्या करना होता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगा, बिकॉज़ आई एम अ टीचर एंड एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की हर क्वेरी को एक्सप्लेन करे।
ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बताने का अब ज़रूर प्रयास करूँगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 13वां क्वेश्चन समाप्त हो चुका है आपका, और लास्ट प्रश्न जो है आपका वो है 14, प्रश्न संख्या 14, और इस फाइल का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस फाइल का अंतिम प्रश्न समाप्त होने वाला है, और वीडियोज की ये श्रृंखला तृतीय सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल के वीडियोज की ये श्रृंखला भी समाप्त होने वाली है इसी के साथ। ठीक है, फिर हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल फाइल का मुद्दा हमारे सामने था, तो ये फाइल का मुद्दा समाप्त होने वाला है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का, फिर फोर्थ सेमेस्टर आएगा तो फोर्थ सेमेस्टर की बातें करेंगे, जिंदा रहे तो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, समपटल सर्वेक्षण के गुण दोष वर्णित कीजिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं कि आपने ये क्या बात कही, आजकल भरोसा कहाँ होता किसी का। हो सकता है कोई और प्रोफेशन अपना लें हम, कोई और कार्य करने लग जाएं, लेकिन मैं विद्यार्थियों के साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा हमेशा ही, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। और आदमी प्रोफेशन को भूल सकता है लेकिन पैशन को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है ना तृतीय सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल का। उसके बाद फिर आपसे रूबरू होने, आपसे वार्तालाप करने का मौका काफ़ी दिनों के बाद मिल पाएगा। हाँ, हो सकता है कि जब प्लेन टेबल सर्वे हो उस समय मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। फिलहाल हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, समपटल सर्वेक्षण के गुण दोष वर्णित कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं हम पहले। गुण देखते हैं पहले, समपटल सर्वेक्षण के गुण। पहला गुण है प्लेन टेबल का सबसे बड़ा गुण यह है, प्लेन टेबल सर्वे का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा क्षेत्र में ही प्लान तैयार हो जाता है। दूसरा गुण है चुंबकीय क्षेत्रों में जहां कंपास सर्वेक्षण विश्वसनीय नहीं होता, प्लेन टेबल सर्वे विशेष रूप से उपयोगी है। तीसरा गुण है लघुमान, यानी कि स्मॉल स्केल मैप्स की रचना करने के लिए प्लेन टेबल सर्वे बहुत उपयुक्त रहता है। प्रश्न संख्या 4, सॉरी गुण 4, प्लेन टेबल के उपकरण बहुत सरल होते हैं, अतः उन्हें प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। ये गुण थे इसके। अब दोष देख लेते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ वर्षा एवं मेघावरण आदि के कारण दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, प्लेन टेबल सर्वे करना कठिन होता है। दूसरा दोष है प्लेन टेबल में अपेक्षाकृत अधिक सर्वेक्षण उपकरणों की आवश्यकता होती है तथा सभी उपकरणों को क्षेत्र में ले जाना पड़ता है। तीसरा है आरेख पट तथा त्रिपाद स्टैंड आदि भारी उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कठिनाई होती है। चौथा है क्षेत्र पुस्तिका के अभाव में एक बार अंकित प्लान को पुनः किसी मापनी पर अंकित करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। ठीक है, ये गुण और दोष समाप्त हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। एक गुजारिश है आपसे, हो सके तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हो तो, क्योंकि बच्चे वीडियो तो देखते हैं, फाइल तो बनाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि मैं ज़्यादा जोर देकर नहीं कहूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब करें ही सही, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाऊँ, उपलब्ध करवाऊँ। ये मेरा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा, आप अपना कर्तव्य निभाएं या ना निभाएं, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। ठीक है, हालांकि आप मेरी इतनी सी मेहनत की कदर कर ही सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और शेयर तो बहुत छोटी मोटी बात है।
ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से लगभग 950 से अधिक सब्सक्राइब अभी तक अपने चैनल पर हो चुके हैं। अगर आप कुछ और बच्चों को भी शेयर करते हो तो उन बच्चों के पास भी फाइल पहुंच सकती है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन कॉलेजिएट होते हैं, यानी कि प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं, तो उन बच्चों के भी अगर भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल विषय है, तो आप उन बच्चों को भी ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हो, अपना चैनल शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी बेचारे पढ़ सकें, प्रैक्टिकल फाइल बना सकें। कई बार होता है, मैंने भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस की थी अपने स्टूडेंट टाइम पर, कि प्रैक्टिकल फाइल का कहीं से भी जुगाड़ हो ही नहीं पाता, लिखने का भी मटेरियल नहीं मिल पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे माइंड में ये दिमाग आया था कि ऐसे बच्चों के लिए अपन कुछ ज़रूर करें, ताकि उनको इधर उधर दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, एक ही जगह से उनको ऐसा मटेरियल मिल जाए। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग चैनल को शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका तृतीय सेमेस्टर शुभ हो, अच्छे से एग्ज़ाम दें आप, अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल बनाएं, और हो सके तो जो मानव एवं आर्थिक भूगोल आपके चलता है थर्ड सेमेस्टर में, उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आप लोगों को उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर्स उपलब्ध करवाने का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।